we are given two square matrices A and B of same order, definitely where A and B of same order, and they are square matrices. ये भी क्लियर दिया हुआ है. अच्छा, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ये बोलना जरूरी है क्या? इस केस में स्क्वायर मैट्रिसेस है ए एंड बी, ये बोलना जरूरी है? क्योंकि अगर ए बी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है तो बोलना तो जरूरी है. यस सर. ठीक है, तो इसमें दिया है कि ए बी एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन शो दैट, ये दोनों अगर दिया हुआ है तो शो दैट a raised to the power n is equal to a, b raised to the power n is equal to b, and therefore a to the power n plus b to the power n is equal to a plus b. ये प्रूफ करना आपको. आप कैसे करेंगे जल्दी बताइए. ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्वल है, बी ए का प्रोडक्ट बी के इक्वल है. तो हाउ डू यू प्रूव दैट एनी नेचुरल पावर ऑफ ए विल बी सेम एज ए and any natural power of b will be same as b? एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये भी मैं लिख दे रहा हूं. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि if a and b are square matrices of same order, वही बेसिक बात वही है. Then AB plus BA, और भी लिखा हुआ है same order such that and A and B are symmetric, दोनों symmetric भी हैं. Then prove that and then find whether AB plus BA is symmetric and minus B. AB plus B and AB minus BA is symmetric or skew symmetric. ये आपको फाइंड करना है. चलिए ये दोनों क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए. पहले पार्ट का कुछ आउटकम, कुछ बात आगे बढ़ी, कुछ स्ट्राइक किया? सर अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है सर तब तो हो गया था सर. अगर नॉन सिंगुलर है तब तो ये ऑब्वियसली तुम्हारा जो बी है और ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव हो जाएंगे. यस सर. तो उस केस में तो हो ही जाएगा, उसमें तो बहुत ऑब्वियस है केस है. बट सिंस इट इज नॉट इंश्योर्ड, it is not assured that A and B are non-singular, so definitely we cannot claim that then in that case. मतलब एक केस के लिए तो हो गया बट सिंगुलर के केस के लिए नहीं हुआ अभी ना, तो आपको तो हर एक केस के लिए करना है. तो हाउ डू यू प्रोसीड? n is equal to 3 के लिए होगा. n equal to 3 के लिए हो गया. फिर उसके बाद तो शायद से इंडक्शन या कुछ हो. n equal to 2 के लिए भी हो गया होगा. मैंने तो सीधा 3 का ही किया. मतलब सीधा 3 का ही क्यों किया तूने, ये बता भाई. अगर आप ए स्क्वायर फिगर आउट करना चाहोगे तो ए स्क्वायर इज ए इंटू ए.
and this A can be written as AB, which can be written as A into BA, which can be this BA. This BA is B, so it is A into B, and AB is A, so it is A. You can show that A square is A. एंड जब ए स्क्वायर को ए प्रूफ कर दिया तो इसको बोलते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जब कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो गया तो उसका कोई भी पावर ए ही आएगा। रीजन बीइंग, जैसे मान लिया अगर आप ए क्यूब प्रूफ करेंगे तो ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब इज नथिंग बट ए इंटू ए स्क्वायर, बट यू हैव ऑलरेडी identified that a square is a, so it is a into a, and therefore it is a square, and therefore it is a. इंडक्शन से प्रूफ करना चाहोगे तो आप मान लोगे let a to the power k is a, and therefore a to the power k plus 1 will be equal to a into a to the power k, and since a to the power k is a, it is a into a, and it is equal to a square. A square we have already proved this is equal to a. तो अगर a की पावर k a है तो a टू द पावर k प्लस 1 भी a हो गया। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। और बिल्कुल सिमिलरली आप b टू द पावर n को b भी प्रूफ कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहां पर भी देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जाओ तो b स्क्वायर को क्या प्रूफ कर दोगे? b इंटू b। अब ये पहला वाला जो b है इसको ba लिख देना, तो ba इंटू b, एंड फिर एसोसिएटिव लॉ से b इंटू ए बी कर देना, और ए बी को वापस क्या लिख देना? ए। तो ए बी की जगह पर ए लिख दिया तो बी ए हो गया, और बी ए इज बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी, एंड देयरफॉर यू कैन कैरी आउट द इंडक्शन एंड प्रूव दैट बी रेज़ टू द पावर एन इज बी, एंड ये हो गया तो ये तो हो ही गया। एनीवे, अब इस क्वेश्चन पे आओ। ये भी हो गया होगा सबका, ये तो काफी सिंपल था। सर फाइंड के बाद क्या लिखा हुआ? फाइंड वेदर ए बी प्लस बी ए, मतलब अगर सी तुम्हारा ए बी प्लस बी ए है तो ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए सी ट्रांसपोज लिया होगा आपने। ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज किया होगा, और इसके बाद ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर चुके थे हम लोग ना, ट्रांसपोज कांजुगेट ये सब कर चुके थे। ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, इज दैट क्लियर? यस सर। ए बी ट्रांसपोज को क्या लिखोगे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए ट्रांसपोज को लिखोगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, एंड देयरफॉर बी ट्रांसपोज इज बी, ए ट्रांसपोज इज ए, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए होगा, बी ट्रांसपोज बी, और ये वाला हो जाएगा ए बी, और फिर इसको कम्यूटेटिव लॉ से p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, तो यही हो जाएगा ए बी प्लस बी ए। एडिशन इज कम्यूटेटिव and therefore it is equal to C. C transpose being equal to C, so C is symmetric. What about AB minus PA? AB plus BA तो सिमेट्रिक आ गया, AB माइनस BA के बारे में क्या बोलोगे आप? अगर D तुम्हारा AB माइनस BA तो D ट्रांसपोज क्या आएगा? AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री तक हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था। तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने, सिमेट्रिक के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हमने बोला था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या थी? ए आई जे 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 आई, इसलिए ट्रांसपोज करने पर
चेंज नहीं होता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बिकॉज Aij इज नेगेटिव Aji, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, A ट्रांसपोज इज माइनस A। दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम डिफरेंस प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम डिफरेंस प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन उसमें कंडीशन थी सिमेट्रिक का तो सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में नहीं बोल रहे कि कंडीशन प्रोडक्ट पर कंडीशन है। समेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक। Difference of symmetric and skew symmetric matrix will respectively be symmetric and skew symmetric, but product में condition थी, है ना। product में अगर AB सिमेट्रिक है, A भी सिमेट्रिक है, B भी सिमेट्रिक है, तो AB मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है will be symmetric कब? if and only if AB equal to BA। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है और B स्क्यू सिमेट्रिक है तो उन दोनों का प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, वो सिमेट्रिक होगा जब AB इक्वल टू BA। मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे मान लो अगर आपको दिया है कि A ट्रांसपोज माइनस A है और B ट्रांसपोज माइनस B है, और मैं आपसे बोलूं कि AB के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे C ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू AB का ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, बट B ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ B है और A ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A है, तो ये प्रोडक्ट BA आ जाएगा। नेगेटिव तो आने से रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और अब BA, तो BA ना तो C है ना तो C नेगेटिव C है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। बट यस, अगर AB इक्वल टू BA है, मतलब अगर ये कम्यूटेटिव है तो फिर इसी को हम AB लिख पाएंगे, देयरफॉर इट इज C। तो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिसेस अगर सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों ही केस में उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर AB इक्वल टू BA है तो ये सब बातें डिस्कस हुई थी। और ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहीं से आगे एक दो प्रॉपर्टी फटाफट जल्दी जल्दी लिखो। पहला, अब ये हर प्रॉपर्टी को प्रूव ही करें। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज समेशन ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रू? यस सर। कैसे इस बात को बोलेंगे हम बोलेंगे कि एनी मैट्रिक्स A which is square can be written as half into 2A and Yes. which can be written as half into A A plus A transpose plus A minus A transpose, and therefore it is half times A plus A transpose and plus half times A minus A transpose. But the question is, this one is definitely symmetric, and here this one is definitely skew symmetric. But अगर मैं बोलूं कि this can be written uniquely, तो यूनिकनेस कैसे प्रूव करेंगे? कि ये एक यूनिक ब्रेकअप होगा, ऐसा कोई दूसरा डिफरेंट तरीका नहीं होगा। मतलब अगर ये B मैट्रिक्स है और अगर ये C मैट्रिक्स है, B सिमेट्रिक है और C स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मैट्रिक्स A को ऐसा यूनिक एक ही तरीके से B प्लस C में ब्रेक कर सकते हैं। देयर कैन नॉट बी B1 and C1 such that B1 is symmetric and C1 is skew symmetric and A can be written as B1 plus C1 where B1 is different than B and C1 is different than C। तो ऐसा नहीं लिख सकते मतलब कि दो तरीके से नहीं, या दो से ज्यादा तरीके से नहीं लिख सकते। इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसे मान लो कि लेट A इज B प्लस C, जहां पर B जो है ये सिमेट्रिक एज्यूम कर लो और C को स्क्यू सिमेट्रिक मान लो। तो व्हाट विल बी A ट्रांसपोज?
वो हो जाएगा बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज, which is equal to B transpose plus C transpose, which is equal to B transpose is B because B is symmetric assume किया है और C transpose is minus C. तो A transpose तुम्हारा हो गया B minus C. हमने लेके क्या चला था, A is equal to B plus C. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. Solving two equations 1 and 2, you will get that B is equal to half of A plus A transpose and C is equal to half of A minus A transpose. तो अब ये इसका मतलब है कि हम कोई भी दो मैट्रिसेस लेके चलेंगे B and C such that B is symmetric and C is skew symmetric, and if I assume that A is equal to B plus C, then I will get unique value for B and C. तो ये बात भी समझ में आ गई. अब इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और मैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बता रहा हूं, लेकिन वो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है और वो डिटर्मिनेंट में प्रूफ करेंगे. अभी जस्ट आप मेंशन कर लो, लिख लो. वो प्रॉपर्टी क्या है जी, इसका तो प्रूफ हो ही गया, इसको छोड़ो. डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी. डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर वेनिशेस. अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3/3 है या 1/1 है तो जीरो ही, एक ही एलिमेंट जीरो होगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. बट 3/3 है, 5/5 है, 7/7 है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा. प्रूफ वी विल टेक अप इन डिटर्मिनेंट. जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद इवन ऑर्डर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर कोई डिटर्मिनेंट है जो स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर इवन है 2/2 या 4/4, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब जैसे देखो 2/2 के लिए तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, मान लो एक डिटर्मिनेंट है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा, और यहां पर अगर x है तो यहां क्या होगा, माइनस एक्स होगा. इतना सोचना पड़ रहा है मिस्टर सुप्रीत? सर लिख रहा था ना सर, नोट कर रहा था. अच्छा ठीक है. तो ये 0 0 x माइनस एक्स. अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ हाफ डायगोनल इज माइनस एक्स स्क्वायर. तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है. जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं. और इनफैक्ट इवन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक का प्रूफ, जनरल प्रूफ देना भी पॉसिबल नहीं है. ऑड ऑर्डर का इसका प्रूफ आपका सिलेबस में ये कर सकते हैं. इसको आप जब मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़ेंगे ना, लीनियर अलजेब्रा, तो वहां आप प्रूफ करेंगे इसको हायर स्टडीज में. तो ये तो हो गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इसके बाद एक टर्म डिफाइन करेंगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ, तो आप फटाफट 2 लाइन में समझ लो और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, मींस डिटर्मिनेंट पे चलते हैं. तो आप लिखेंगे हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस. हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस. अब दो तरह के मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, एक हर्मिशियन, एक स्क्यू हर्मिशियन. तो मैं बोलूंगा कि दोनों को आप पैरेलल रिलेटिवली पढ़ो, समझो तो ज्यादा आसान होगा उसको याद रखना. जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को अगर रिलेटिवली करो तो याद रह जाता है. क्या है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हम Aij लेते हैं n/n, इज हर्मिशियन. किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ Aij, ध्यान से देखना, Aij इज इक्वल टू Aj I bar, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल I and J. अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 + आयोटा 2 - आयोटा 3 + 2 आयोटा
यहाँ पर हमने लिख दिया 2 प्लस आएटा, यहाँ लिख दिया 3 माइनस 2 आएटा, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 5 माइनस 3 आएटा, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 आएटा, यहाँ पर लिख दिया 0। क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को देखेंगे। 1 2 एलिमेंट का कॉन्जुगेट है 2 1 एलिमेंट, तो 1 2 एंड 2 1 कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, दिख रहे हैं ना, दोनों कॉन्जुगेट हैं। यस सर। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 1 3 एलिमेंट और 3 1 भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये भी दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि 2 3 एलिमेंट और 3 2 भी कॉन्जुगेट है, तो क्या ये हर्मिशियन होगा? नो सर। सर 1 प्लस वो रियल ही होने चाहिए सर। हाँ, तो इसमें इन ऑर्डर टू मीट दिस प्रॉपर्टी फॉर ऑल i एंड j, हमें ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि ai इज इक्वल टू ai बार, क्योंकि i इक्वल टू j के लिए भी तो होल्ड करनी चाहिए ना प्रॉपर्टी। तो कोई नंबर अपना कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ai 0 होना चाहिए, मतलब ai रियल नंबर होनी चाहिए। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी प्योरली, बोलो, रियल। यस, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी नीचे ऐसे लिखते जाएंगे P1। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस आयोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आयोटा हटा दूं यहाँ से, अब क्या है, अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। इसी पर एक प्रॉपर्टी और भी हम क्लेम कर सकते हैं, वो ये कि ए बार, अगर इस मैट्रिक्स का, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। बिकॉज यस सर। ए कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए आई जे का कॉन्जुगेट, और ए आई जे का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए जे आई का, बोलो, ए जे आई का डबल बार, क्योंकि ए आई जे तो ए जे आई है, ए जे आई का बार, और ए जे आई का बार का बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए जे आई। और ए जे आई क्या होता है, अगर ए आई जे को मैंने मैट्रिक्स ए बोला तो ए जे आई उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करोगे तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ट्रांसपोज करोगे तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट करें, अगर हम ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, मतलब ये ए आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ए थीटा, याद आया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज ए। Yes. तो हर्मिशियन मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट करने पर वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ये तो बात आई हर्मिशियन की। हर्मिशियन, अगर मैं स्क्यू हर्मिशियन करूंगा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, स्क्यू करने पर क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब क्या आप मेकआउट कर सकते हैं डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन मेकआउट कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स यस सर। ए आई जे एन बाई एन है, इसको हम स्क्यू हर्मिशियन कब बोलेंगे? aij equal to minus of aj I conjugate. हाँ, जब ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई का बार। अब ऐसा करने पर जो ये रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए आप। P1 प्रॉपर्टी, P2 प्रॉपर्टी, क्या चेंजेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं अब आप? व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल एलिमेंट? रियल नहीं, मतलब रियल पार्ट 0, प्योरली प्योरली इमेजिनरी।
डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए। कैसे इस बात को आप प्रूफ करेंगे? तो आप बोलेंगे ए आई आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई बार। तो ए आई आई में ए आई आई कॉन्जुगेट को ऐड करोगे तो 0 आएगा, और जब किसी नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो रियल पार्ट आता है ना, तो रियल पार्ट का डबल, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट 0 होगा, मतलब रियल पार्ट 0 होगा। तो डायगोनल एंट्रीज का रियल पार्ट 0 होगा, और अगर किसी नंबर का रियल पार्ट 0 हो तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो ये बात समझ में आ गई कि प्योरली इमेजिनरी होंगे डायगोनल एलिमेंट। तो अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो कैसा एग्जाम्पल होगा भाई? ऐसे अगर मैंने लिख दिया ऐसे, तो मैंने डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी चाहिए मुझे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 आयोटा, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 3 आयोटा, चलेगा ना? ये डायगोनल Yes, एलिमेंट। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या होगा? इसके कांजुगेट का नेगेटिव, तो इसका कांजुगेट होगा 1 माइनस आयोटा, और उसका नेगेटिव -1 प्लस आयोटा। अगर आप यहाँ लिखते हो 2 आयोटा, तो यहाँ क्या होगा? 2 आयोटा का कांजुगेट करोगे तो क्या आएगा? -2 आयोटा, और उसका नेगेटिव करोगे तो वापस 2 आयोटा। अगर यहाँ लिखते हो 3 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ क्या आएगा? 4 आयोटा -3 -3 प्लस 4 आयोटा। तो ये जो एग्जाम्पल आपने क्रिएट किया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट प्योरली इमेजिनरी होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी की कॉरेस्पॉन्डिंग जाओ और बोलो क्या होगा? ए कॉन्जुगेट क्या होगा? जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा? जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा? अरे ए, -of A ट्रांसपोज। हाँ, ए कॉन्जुगेट हो जाएगा -A ट्रांसपोज, एंड देयरफॉर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव ए -A। ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज होगा तो आ जाएगा -A। तो ए थीटा इक्वल टू -A। तो ये हुआ कि पैरेलल कंपैरिजन करना हो तो हर्मिशियन का प्रॉपर्टी और स्क्यू हर्मिशियन का प्रॉपर्टी क्या होगा? फटाफट नोट कर लो। इस इतना पॉइंट नोट कर लिया? नहीं सर, एक सेकंड। सर जो आपने पिछले में बताया था कि A इज इक्वल टू B प्लस सी, और वो B सिमेट्रिक है और C स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए A B और C की A की वैल्यू होगी। तो मतलब उसका मतलब ये था कि भाई कोई भी दो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम यूनिक होएगा। क्या कोई भी दो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम इक्वल वो यूनिक होएगा? उसका दोनों मतलब है, दो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अगर ले रहे हैं तो उनका सम यूनिक होगा, और ये भी कि किसी मैट्रिक्स को यूनिकली एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पेयर में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसको हमने एक लिख दिया B प्लस सी और एक लिख दिया B1 प्लस C1, ये दो तरीके से ब्रेक कर दिया, जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो you will not get two different pair of symmetric and skew symmetric matrices who when summed up to get you the same matrix है। तो दोनों वाइस वर्सा है कि A से ब्रेक करेंगे तो एक ही पेयर ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा, और ये भी बोल सकते हैं कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक को सम करेंगे तो एक यूनिक मैट्रिक्स ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके सेम मैट्रिक्स बना दें। ठीक है जी, अब नोट कर लिए, आगे चले। कैन वी मूव अहेड? यस सर। यस सर।
सो लेट्स पास। तो ये सारी बातें तो समझ में आई गई कि क्या प्रॉपर्टी है, ए थीटा ए है, इसमें ए थीटा माइनस ए है, ये सब प्रूफ कर दिया आपने। अब जैसे ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा सॉरी, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन या नन? नन। none. नन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आयोटा है ना, ये रियल होता तो हर्मिशियन हो जाता है ना, और स्क्यू हर्मिशियन तो प्रॉपर्टी है नहीं। अच्छा, ये हर्मिशियन नहीं है, ये हर्मिशियन है या नहीं? है सर। है सर. करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज हर्मिशियन, नहीं, विच आर द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशियन? इनमें से कौन स्क्यू हर्मिशियन है, ये दोनों में से? B सर. बी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है। इसका नेगेटिव कॉन्जुगेट ये, इसका नेगेटिव कॉन्जुगेट ये, इसका नेगेटिव कॉन्जुगेट ये, और ये तीनों प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं। जीरो को आप प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी दोनों ही मानते हो, राइट? बट यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये एलिमेंट में ये 2 नंबर रियल आ गई, नॉन इमेजिनरी आ गई, ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, इसलिए ये नहीं है। तो इज दैट क्लियर? यस, इट इज क्लियर, इट मस्ट बी क्लियर। तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज हैं, वैसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे लिख दो। उसमें डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी हम लोग बाद में करेंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली रियल, आपको पता ही है, प्रूफ उफ कर चुके हैं हम लोग, है ना। ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी, प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, इसका भी प्रूफ मैंने करके बता दिया उसी समय। डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्योरली रियल नंबर, प्रूफ हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट में। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू हर्मिशियन, ये तो हर्मिशियन था, हर्मिशियन का डिटर्मिनेंट हमेशा रियल नंबर आएगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू रियल आएगा या प्योरली इमेजिनरी आएगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। अगर ऑड ऑर्डर का है तो प्योरली इमेजिनरी आएगा, और इवन ऑर्डर का है तो प्योरली रियल आएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टीज जस्ट अभी आप मेंशन कर देंगे एंड प्रूफ वी विल टेक अप। अभी जब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, आज तो नहीं, बट इस आज के नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इसके प्रूफ अपने आप ही आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी आएगी और उसी प्रॉपर्टी में इसका प्रूफ हो जाएगा। तो दिस वाज द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स जो हमें डिटर्मिनेंट के पहले करना था, है ना। इसमें भी देखो कुछ जगह पर डिटर्मिनेंट की बात हो ही रही है। तो अब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। करें डिटर्मिनेंट, स्टार्ट करें, ये नोट कर लिया? Yes. अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड गेम में कहीं पर कोई डाउट तो नहीं था किसी क्वेश्चन में? नहीं सर, एक में सर No, वो sir. था की वाला सर, वो आपको कर लिया था क्रॉस चेक. अच्छा, जिसका बी ऑप्शन था जो तुमने सेंड किया था? हाँ, यस सर, यस सर. ठीक है, और किसी में तो कोई डाउट नहीं था ऐसे? नहीं. ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अच्छा, जो अभी तक जितने लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने कहीं पर माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स की बात करी थी? अरे Yes, वो जो sir. रिकॉर्डिंग वाला हाँ, उसमें हाँ, माइनर और को फैक्टर था. उसमें सब मैट्रिक्स की बात हुई थी, माइनर की बात हुई थी, को फैक्टर की बात हुई थी। ठीक है, तो वो सारा समझ में आ गया था कि उसको रिवाइज करना पड़ेगा? आ गया था सर. ठीक है, तो चलो फिर, मतलब कि अगर समझ में आ गया था तो हम अभी सिर्फ उसको जस्ट रिवाइज करते हुए जाएंगे, उस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। अब हेडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो डिटर्मिनेंट है क्या, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बेसिक स्क्वायर मैट्रिक्स से डिस्कस करते समय हम लोगों ने बात करी थी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिसेस, वैसे तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट हैज नो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस, बट as we have seen earlier that when we were talking of linear permutation, so some linear permutation of alphabet are meaningful and some are meaningless. Similarly, there are some linear permutation of numericals are meaningful and some kind of permutations have no meaning. इसका मतलब है कि एक certain permutation of numbers को हम एक meaning दे सकते हैं,
हम उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं कुछ उसी तरह से, जैसे कि 234 is the value of this permutation of 3 digit 234. 2 into 10 square plus 3 into 10 plus 4 into 10 की पावर 0. तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. एग्जैक्टली इसी तरह से जो स्क्वेयर मैट्रिसेस हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर डिफाइन करी गई और उसी नंबर को उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ठीक है. एंड दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन फॉर अदर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस विच आर नॉट स्क्वायर. तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अगर कोई आपसे बोले तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हैविंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू. Determinant is a square arrangement of number having a numerical value, or you may call it the numerical value defined corresponding to a given square matrix. तो अगर एक मैट्रिक्स A है Aij n by n, तो उसके डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं या तो इस सिंबल से और या तो DET ऑफ A बोलते हैं और या डेल्टा से भी डिनोट करते हैं समटाइम्स. अब हाउ टू गेट दैट नंबर, हाउ टू गेट दैट नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स? तो पहली बात तो आप याद रखो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो ये एक्सियम है, determinant of A if A is Aij 1 by 1 या A11 बोल दो सीधे, सिंगल ऑर्डर है 1 by 1. तो its determinant's value will be same as the number or element of this matrix. Similarly, for second order determinant, for second order determinant, the value of determinant is, means if I have a matrix A which is A11, A12, A21, A22, ये भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ना. What will be the value of this determinant? तो it is equal to product of element on the principal diagonal minus product of element on off diagonal. तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है A11 A22 माइनस A21 A12, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस प्रोडक्ट, और दोनों को सम कर दिया तो रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए. फॉर हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है, उसका डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक माइनर और एक कोफैक्टर. तो वैल्यू क्या होती है पहले लिख देते हैं, देन आई विल डिफाइन व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, लिख दो, समेशन ऑफ सम ऑफ products of elements of any row ब्रैकेट में और कॉलम. ध्यान से सुना, एक सेंटेंस का इसका डेफिनेशन है, बट वो सेंटेंस को आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ढंग से. with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors. Read it again.
यहाँ पर जो बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ऑफ एनी रो और कॉलम and with their corresponding cofactors। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक नंबर है, और वो नंबर कैसे मिलेगी? दैट नंबर इज ऑब्टेन्ड एज समेशन ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट्स किसका? ऑफ। प्रोडक्ट्स मतलब होता मल्टीप्लाई करना, ऑफ किसको? एलिमेंट्स को। किसके? किसी भी रो या कॉलम के। किसी भी रो के एलिमेंट ले लो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट ले लो, उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट लो, किससे? कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और फिर उनका सम करो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3x3 लेके मैं दिखा रहा हूं, देखो, अगर ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकालना है मुझे, तो मेरे पास 6 टेक्निक्स है, 6 वेज हैं, 6 वेज हैं। आई कैन डू इट अलोंग फर्स्ट रो और अलोंग सेकेंड रो और अलोंग थर्ड रो। मतलब मैं R1 से भी लिख सकता हूं, R2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, R3 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, या मैं C1 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, C2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं और C3 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं। ये 6 में से किसी भी एक तरीके से लिखो। कैसे लिखो? तो बोल रहे किसी भी एक रो या कॉलम को कंसीडर कर लो। मैंने मान लो फर्स्ट रो को कंसीडर कर लिया, फर्स्ट रो को मैंने कंसीडर किया, R1 को। तो कंसीडर किया मतलब क्या? मैंने उसके एलिमेंट को लिया। क्या एलिमेंट है बताओ फर्स्ट रो के? A11 A12 और A13, 3 एलिमेंट आ गए। अब इन तीनों एलिमेंट को उन एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको माइनर कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं फिर से करा दूंगा, डोंट वरी, जस्ट लिखो। A11 का कोफैक्टर को बोलते हैं C11, A12 का कोफैक्टर को बोलते हैं C12, A13 का कोफैक्टर को बोलते हैं C13। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड एलिमेंट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर। तो एलिमेंट को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट्स आए उन प्रोडक्ट्स का सम, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। Yes, sir. Why this number is special? Because for a given determinant, for a given matrix, the value of this determinant is same number irrespective of whether you do it from the first column or you do it from the second column or you do it from the third column और फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। चाहे तीनों में से किसी एक रो से करो, चाहे किसी कॉलम से करो, आपको वही नंबर बार बार मिलती है। जैसे यही वैल्यू आएगी जब आप ऐसे लिखेंगे A21 C21 A22 C22 A23 C23, या जब आप कॉलम से करेंगे, ये है तुम्हारा किसके अलोंग है? R1 के अलोंग। ये किसके अलोंग है? सेकेंड रो के अलोंग। मान लो हम कॉलम 1 के अलोंग करना चाहते हैं, तो क्या आएगा? कॉलम 1 को देखो, 3 एलिमेंट है, दिस दिस दिस, क्या आएगा बोलो? A11 और उसका कोफैक्टर है C11, A21 और उसका कोफैक्टर बोला जाएगा C21, A31 उसका कोफैक्टर होगा C31, और ऐड कर देंगे। जो नंबर आएगी, ये नंबर बोलो या ये नंबर बोलो या ये नंबर बोलो, ये तीनों नंबर या 6 की 6 नंबर सेम नंबर आएगी, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, ये मैं एक बार
करके दिखाऊंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे सीधे। तो आप लिख दीजिए माइनर एंड कोफैक्टर। सर पर कोफैक्टर निकालने के लिए भी तो डिटरमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना सर, वो उन रोज और कॉलम को हटाकर। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात, निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन वो डिटर्मिनेंट 2/2 का निकालना पड़ेगा ना, उसको तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि उसकी वैल्यू ये होती है ना। वो तो सर तभी होना अगर 3/3 का वो मैट्रिक्स। 4/4 का होगा तो उसके लिए हम 3/3 निकालेंगे, और 3/3 वाले का कोफैक्टर हम 2/2 से निकाल के 3/3 का निकाल लेंगे, फिर 3/3 निकल जाएगा तो 4, मतलब कि 4/4 भी निकल जाएगा। यस। तो इसको नोट कर लिए, मैं आगे चलूं। यस तो अभी तक डिटर्मिनेंट के बारे में जो बताया गया वो ये सब था कि 2/2 का कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह। और हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू के लिए सबसे पहले माइनर क्या होता है जरा बताओ मुझको। सर, किसी भी एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट सिलेक्ट किया तो उसकी रो और कॉलम को मतलब एक हटा दिया और बाकी बचा जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दिया। हाँ, मतलब है कि माइनर किसी डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर मतलब छोटा, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है जिसका ऑर्डर उस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है। जैसे अगर 3/3 का माइनर 2/2 डिटर्मिनेंट होगा, 2/2 डिटर्मिनेंट का माइनर 1/1 होगा, राइट। तो माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एनी एलिमेंट ए आई जे, उसको हम एम आई जे से डिनोट करते हैं, और वो एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है जो मिलता कैसे है, इस एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम को डिलीट करके जो 2/2 या एक लेस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनेगा उसी को हम एम आई जे बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम पासिंग थ्रू एलिमेंट ए आई जे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, एक मैट्रिक्स है ए या एक डिटर्मिनेंट है ए 3/3 का, और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, और इसके माइनस लिखो। मतलब M11 क्या होगा, M12 क्या होगा, M13 क्या होगा, M21 क्या होगा, M22 क्या होगा, M23 क्या होगा, जरा लिखो फटाफट जल्दी से। तो आप बोलोगे कि 1 चाहिए तो यहां से पास होने वाली रो और कॉलम को हटा दो, मतलब ये रो को भी हटा दो और ये वाला कॉलम को भी हटा दो, तो आपको ये मिलेगा, ये वाला ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट होगा। तो आप बोलोगे इट इज दिस CAAB। सबको दिख रहा है? और आपको Yes, पता है sir. कि 2/2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट आ जाएगा, बोलो, स्पीक आउट। CB minus A square. BC माइनस ए स्क्वायर, वेरी करेक्ट। ऐसे M12 क्या होगा? तो 12 मतलब ये एलिमेंट की बात अब कर रहे हैं, अब हमने एलिमेंट चेंज कर दिया, ये एलिमेंट नहीं, अब हमें ये वाले एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। अब क्या करोगे भाई, अब आप ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, इन ये सारे एलिमेंट को डिलीट करके देखो तो फिर से 2/2 एक बन रहा है, वो क्या बन रहा है, B square minus AC. BCAB बन रहा है, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है B² माइनस AC। ऐसे M13 क्या आएगा, जल्दी बोलो वर्बली, अब तो समझ में आएगा ना। AB minus C square. हाँ, मतलब कि आपको ये अब हटाना नहीं है, ये सारा हटाने वटाने का काम आपने मेंटली करना है, कि जो एलिमेंट मैंने हाईलाइट किया उसकी रो और कॉलम को डिलीट मारा, और ये वाला यहाँ निगाह जानी चाहिए आपकी सिर्फ, और ये AB माइनस C स्क्वायर, जस्ट यहाँ पर भी आपको सीधे ये दिखना चाहिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा। तो क्या आया बोलो। अब ये हम बार बार ये लिखने का भी जरूरत नहीं है ना, सीधे लिख सकते हैं, बोलो AB माइनस C स्क्वायर, एग्रीड आर नॉट? Yes, sir. 2/1 2/1 AB minus C square. हाँ, अब बिकॉज ये सिमेट्रिक है ना, देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो माइनर होगा वो भी सिमेट्रिक ही आएगा, माइनर भी सिमेट्रिक आएगा। ये हट गया B² माइनस AC, क्या आएगा, B² माइनस AC। हेलो, Yes, sir. Yes. क्योंकि 1/2 वाला भी तो यही आया था, B² माइनस AC। 2/2 क्या आएगा, 2/2 AB minus C square. हाँ,
तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी माइनस सी स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे तो आ जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो ये तो तरीका हो गया कि हाउ टू गेट माइनर फॉर एनी माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट का डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी चोजन एलिमेंट। अब अगला टर्म आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है अगर आपसे कोई बोलता है तो आप क्या बोलेंगे? कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ एक एरे का डिफरेंस है। माइनर इज अ नंबर एंड कोफैक्टर इज द नंबर एसोसिएटेड विद अ साइन। मतलब कि कोफैक्टर विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट aij, with respect to aij element denoted as cij। ये पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं बेटा, cij। and what is cij? cij is equal to 1 की पावर I plus j into minor। हाँ, it is nothing but, it is numerically nothing but minor prefixed by a specific sign minus, given by -1 to the power I plus j times mij। मतलब माइनर के साथ या तो कोफैक्टर विल बी आइदर नेगेटिव ऑफ माइनर और सेम एज माइनर। ये बात कैसे डिसाइड होगी? वो डिसाइड होगा कि उस एलिमेंट का जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, उसके रो नंबर और कॉलम नंबर का सम क्या है। अगर i प्लस जे रो कॉलम नंबर का सम इवन है तो कोफैक्टर विल बी सेम एज माइनर। बट अगर i प्लस जे ऑड है तो कोफैक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर। तो इससे आपको एक, जैसे अगर मैं यहीं पर बोलूं कि व्हाट विल बी C11, तो C11 विल बी सेम एज M11। इसी एग्जाम्पल के लिए C11 क्या होगा? तो 1 + 1 2 है, तो C11 और M11 सेम होगा। जो माइनर 11 एलिमेंट का माइनर है वही 11 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। लेकिन व्हाट विल बी C12, तो C12 नेगेटिव ऑफ M12 होगा। तो C12 की वैल्यू क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? C12 विल बी AC माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस AC इज M12, तो C12 AC माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। C13 क्या होगा? तो 1 + 3 क्या होता है? 4, तो -1 की पावर 4 प्लस होगा, तो C13 सेम एज M13। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? आगे से आ गया। तो मुझे एक बात बताओ कि मान लो एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है 1 1 1 2 3 4 एंड 3 0 2। ये मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स छोड़ो, मैं डिटर्मिनेंट ही ले लेता हूँ। आप मुझे बताइए कि इसका कोफैक्टर्स लिखिए, जैसे C12 C23 एंड C22 लिखिए फटाफट जरा। तो C12 क्या होगा? तो 1 2 एलिमेंट देखो यहाँ पर, ये 1 2 एलिमेंट है। 1 + 2 ऑड होता है, तो अब यहाँ माइनर नेगेटिव ऑफ, अब माइनर लिख दो। तो माइनर कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 2 2 4 -4 3 12, तो नेगेटिव ऑफ 4 - 12 कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? यस सर। तो माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर निकालना आता है, क्योंकि माइनर के साथ में अगर ये ऑड है तो नेगेटिव साइन लगेगा और इन दोनों का समेशन इवन है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। C23 विल बी नेगेटिव ऑफ M23, और M23 बताओ यहाँ पर 23 एलिमेंट का माइनर, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? तो 1 × 0 - 3, तो नेगेटिव ऑफ 0 - 3, तो क्या आ जाएगा भाई? 3।
ठीक। और C22 इज सेम एज M22 क्योंकि 2 + 2 4 है, तो M22 निकालना है तो वो भी आपके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, M22 भी लिख सकते हो यहाँ पे। M22 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, बोलो क्या आएगा? -1। 2 - 3 इज -1, तो -1। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो आप किसी भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं तो तुम्हें ये भी तो पता चल गया ना कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल सकती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्या, कोई भी रो के एलिमेंट लेंगे, फिर उन रो के एलिमेंट को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ वी आर एबल टू find the value of any determinant, especially of the order 2/2 or 3/3। 4/4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि उसके सारे कोफैक्टर 3/3 के डिटर्मिनेंट्स होंगे, उनको फिर से निकालना पड़ेगा, इसलिए 4/4 आपके सिलेबस में नहीं है। केवल प्रॉपर्टी पर बेस करके कुछ निकालना हो तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज 4/4 सिलेबस में नहीं। तो हम किसी भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को कन्वीनियंटली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो माइनर समझ में आ गया आपको, कोफैक्टर समझ में आ गया। अब माइनर निकालने का प्रैक्टिस तो बिल्कुल वर्बल है, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये साइन स्कीम याद रखना। 1 + 1 2 है तो पॉजिटिव, 1 + 2 3 है तो ऑड है तो नेगेटिव, फिर यहाँ इवन है तो पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन करके और माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब कि ऐसे साइन अरेंज कर दिया गया है जैसे कि कोई भी दो पॉजिटिव या नेगेटिव टुगेदर ना हो। अब इस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, इसका कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव होगा, इसका कोफैक्टर माइनर के जैसा होगा, इसका कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होगा, सेम एज माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर, सेम एज माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर, सेम एज माइनर, याद रखेंगे। मतलब फर्स्ट रो और थर्ड रो के कोफैक्टर और माइनर जो है वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं, और जब अल्टरनेट रो पे जाएंगे तो अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पहले एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है, यहाँ पर पहले एलिमेंट का नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर होता है, ऐसा। तो ये साइंस स्कीम दिमाग में रखेंगे तो आप फटाफट लिख सकते हैं। अब चलो मैं कुछ वैल्यू डिटर्मिनेंट दे रहा हूं, उसको एक्सपांड करो। एक्सपेंशन समझ में आ गया। द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट इज समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो आप चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, आपको वैल्यू सेम आती है। द एक्सपेंशन जनरेट सेम वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स परफॉर्मेंस व्हिच इज डन आइदर ऑफ अलोंग आइदर रो और आइदर कॉलम। तो आप पहले तो कुछ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करिए फटाफट, क्विक। जैसे ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट मैंने दिया, मैं बोल रहा हूं इसके माइनर और कोफैक्टर लिखो, बताओ जरा तो क्या होगा माइनर या कोफैक्टर इसका? इसका माइनर कोफैक्टर क्या होगा? जैसे इसका C11 क्या होगा? C11 तो आप बोलोगे इट इज सेम एज M11, और M11 क्या होगा? तो यहां से पास होने वाला रो, ये रो गई और ये कॉलम गया, तो एक 1/1 का डिटर्मिनेंट आया, और 1/1 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम एज द एलिमेंट होता है D। ऐसे C12 बोलो, C12 क्या होगा? तो इसका माइनर C होगा, लेकिन 1 2 है, 1 + 2 3 है, ऑड है, तो -C होगा। C21 क्या होगा? -P, वेरी करेक्ट। और C22 क्या होगा? A। 2/2 का आ गया। अब यहां पर बोला कि फाइंड द कोफैक्टर एंड माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑफ डायगोनल। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। तो जरा बताइए साहब, C31 क्या होगा? तो 3 + 1 क्या होता है? 4, तो इट इज सेम एज M31, और M31 निकाल लो फटाफट जल्दी से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है 5 × 2 22। 10 - -12 22, वेरी करेक्ट। C22 क्या होगा? तो सेम एज माइनर। तो अब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको माइनर पूछा जा रहा है, इस एलिमेंट मिडिल वाले एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो निकाल लो भाई।
ये 15 इसको हटा दो, इसको हटा दो, आ गया 18 माइनस 3 15। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इट इज डन, इट्स नॉट अ बिग डील। C13 निकालना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 3 माइनस, बोलो, 4 आएगा। तो आ जाएगा तुम्हारा 13 है, तो ये सारे जो है ना वो इवन वाले है ना, तो आ जाएगा M13, और M13 की वैल्यू आ जाएगी कितना? 0 माइनस माइनस 4, तो इट इज इक्वल टू 4। ये भी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला जा रहा है? कंसिडर अ मैट्रिक्स Aij 3/3 सच दैट Aij इज I into J। आप इसका फर्स्ट रो के सारे माइनस निकालो, बोल रहे हैं, सेकंड कॉलम के सारे कोफैक्टर्स निकालो ना। एक सेकेंड, 1 2 2 2 3 2, ओके, ये किसका है? ये माइनस ऑफ सेकंड कॉलम, और ये है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, है कि नहीं? और इसको एक्सपैंड करो, डेल्टा की वैल्यू अलोंग R2 निकालो, और प्रूफ करो कि वही आएगा डेल्टा की वैल्यू अलोंग C2। चलो जल्दी करो फटाफट। तो मैंने बोला हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, पहले वो देखते हैं। क्या आएगा डिटर्मिनेंट? एलिमेंट देखो, पहला एलिमेंट 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, 2 into 1 2, 2 into 2 4, सिमेट्रिक आएगा क्योंकि I into J J into I, 2 into 3 6, 3 into 1 3, 3 3 6 into 9 2 6, 3 3 9। ये है हमारा डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को अपन को सेकेंड रो से एक्सपैंड करना है, सेकेंड रो से एक्सपैंड करना है अलोंग R2। तो क्या करेंगे बेटा? तो आप बोलोगे डेल्टा की वैल्यू आएगी, बोलो, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। अब A23 क्या है, A21 क्या है? ये 2 टाइम्स C21 इज M21, C21 इज M21, या नेगेटिव ऑफ M21? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस साइन बाहर लगाया। M21 निकालने का तरीका तो आपको पता ही है कि इससे पास होने वाली रो और कॉलम को आप रिजेक्ट कर दो, ये रो और ये कॉलम को रिजेक्ट कर दो। आया 2 9 से 18। 18 माइनस 18, 0 आ गया। तीनों में 0 आएगा। यस सर। प्लस अगर आप A22 से करेंगे तो 4, और C22 M22 के इक्वल ही होगा, तो मैं सीधे माइनर ही लिखूंगा। इसका माइनर आएगा 9 माइनस 9 0, एंड A23 करेंगे तो आएगा 6, 2 प्लस 3 5 है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पर, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ रहा है? तो इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, तो 6 माइनस 6, 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 6 0। तो फाइनल आंसर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0। जब मैंने रो 2 से एक्सपैंड किया तो 0 आया। अगर मैं रो 2 से नहीं एक्सपेंड करता, कॉलम से करता, तो भी 0 ही आएगा। आप रो 1 से करोगे तो भी 0 आएगा, रो 3 से करोगे तो भी 0 आएगा। किसी भी रो से करो या किसी भी कॉलम से करो, आपको सेम नंबर मिलती है। इसीलिए वो नंबर इस मैट्रिक्स के लिए स्पेशल है, जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ नंबर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मैं अलोंग C2 करने के लिए बोला था इन्होंने, कॉलम 2, वो भी करके देख लो। ये एलिमेंट 2 इंटू इसका कोफैक्टर बोलो, 2 9 जा 18 माइनस 3 6 जा 18, है ना? 18 माइनस 18, नेगेटिव साइन आएगा, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एलिमेंट की बात करो 4, कोफैक्टर बोलो 1 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 3, तो 9 माइनस 9, ये भी 0। हाँ जी, 6 माइनस 6 0।
तो it hardly matters how do you expand. You choose to expand along in which row, or you choose to expand along which column. If you follow the rule given that the product of element with their cofactor and you add them, the value will remain same. तो ये बात, अब एक्सपेंशन, मुझे लगता है अब एक्सपेंशन आपको अच्छी तरह से हर एक को क्लियर हो गया, तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप एक्सपेंशन पर। तो फटाफट जल्दी से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये सब, ये क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी, क्विक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट है। एक्सपैंड ही करना, आपकी मर्जी है आप कहां से एक्सपैंड करना चाहते हो। आप फर्स्ट रो से करना चाहते हो, फर्स्ट कॉलम से करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो? सर जब तो मैट्रिक्स गिवन है तब तो वो वाला यूज क्यों नहीं कर रहे हम कि प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? सर जैसे इसमें तो सर सारे एलिमेंट्स गिवन है, तो सर हम उससे भी तो निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑफ डायगोनल। That definition was given for which order matrix? सेकंड। सेकंड। क्या ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है? नहीं सर। हाँ, तो ये 3/3 है ना। तो हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का तरीका है, जो उसका डेफिनेशन बताया गया, सेकंड ऑर्डर भी उसी को फॉलो करता है, मैं बताऊं। अच्छा अच्छा। सेकंड ऑर्डर वाला जो तुमने पढ़ा ना, वो भी वही है। जैसे देखो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो एक डिटर्मिनेंट ये है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपांड करो तो क्या आएगी बताओ? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, यही आएगा ना? यस सर। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, A11 तो चलो A11 है, व्हाट इज C11? इसका कोफैक्टर क्या है? A22। A22, यहां मल्टीप्लाई कर दिया A22। A12 तो A12 है, A12 का कोफैक्टर C12 क्या आएगा? तो ये एलिमेंट का कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ A21 आएगा। अब जब सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, तो आया ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये जो वहां आपको लिखाया, वो मैंने बोला कि 2/2 के लिए ही तो पहले सोचा गया होगा ना। पहले तो 2/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग सोचा गया होगा। फिर 3/3 के लिए जब देखा तो 3/3 वाला जो प्रॉपर रूल मिला, ये अभी आपको क्यों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना डिटर्मिनेंट को, वो बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो आप लोग बीटेक में जाएंगे तब पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप थियरी। तो ग्रुप थियरी जो है उसमें परम्यूटेशंस जो होते हैं उनका एक साइन ऑफ परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, ग्रुप रिंग फील्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहां पर नंबर्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करती है, और वो अपना पोजीशन चेंज करती है तो उसके साथ एक साइन एसोसिएट होता है। तो वहीं पर साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो वहां जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कहानी, इसके पीछे का मैजिक क्या है। ठीक है, अभी हम लोग वो सब बातें यहाँ नहीं कर सकते, दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन हियर। बट यस, इतना आप जरूर समझ सकते हैं कि 2/2 का जो डिटर्मिनेंट का बारे में डेफिनेशन दिया गया, ये कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, ये 3/3 या जनरल डेफिनेशन जो है उसी डेफिनेशन से डराइव होती है। हो गया डराइव कि नहीं? यस सर। तो 2/2 वाली 3/3 में नहीं अप्लाई कर सकते, बट 3/3 वाली 2/2 में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3/3 वाली जनरल डेफिनेशन है, वो किसी में भी अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में अप्लाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में माइनर या कोफैक्टर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब 1/1 है और उसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो उसका तो कोई माइनर ही नहीं रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ही नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो एक्सियम है कि 1/1 का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू इज सेम एज इट्स एलिमेंट, दैट्स इट। चलिए जी, इसका आंसर करिए। अब इसका आंसर करना है तो मैं आई विल प्रेफर टू एक्सपांड अलोंग फर्स्ट थर्ड रो। आप किसी से भी करेंगे आंसर वही आएगा। थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो अलोंग R3, तो एक्सपेंशन क्या आएगा बोलो? तो एक्सपेंशन आएगा 1 इंटू दिस 1 इंटू ये 3 1 एलिमेंट है, ध्यान देना 3 + 1 4 होता है,
तो 3 माइनस 2 एंड माइनस 4 इंटू, क्योंकि इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव आएगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा, इसके लिए पॉजिटिव, तो 4 इंटू एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, 4 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 3 माइनस 1 एंड प्लस 9 इंटू 9, 9 इंटू, तो ये चला गया, ये चला गया, तो 1 इंटू 2 2 माइनस 1। ठीक है, इसके लिए हर एक में मैं माइनर निकाल रहा हूं, इसके लिए प्लस साइन ऑफ माइनर, इसके लिए नेगेटिव ऑफ माइनर, इसके लिए पॉजिटिव ऑफ माइनर। अब वैल्यू निकाल लो, क्या आया वैल्यू बताओ जरा मुझे। तो ये 1 आ गया और ये माइनस 4 आ गया और प्लस 9 आ गया, कितना आया आंसर 6। अब आप किसी भी तरीके से इसको एक्सपांड करो, 6 ही आ रहा है ना, कैसे भी एक्सपांड करो। अगर आप यहां से एक्सपांड करेंगे तो भी यही आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। 1 इंटू 4 माइनस 2, मैं अब वर्बली कर सकता हूं, देखो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 माइनस 1 3 एंड प्लस 9 इंटू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ऐसे 2 माइनस 1, तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो 2 माइनस 1 1। व्हाट इज द आंसर? 2 माइनस 9 प्लस 9 है। एक सेकेंड, डिड आई कमिट सम एरर? हेलो, सर 2 आ रहा है डिटर्मिनेंट। 2 ही आ रहा है? यस सर। तो ये वाले केस में कितना आया था हमारा, इसको जरा रिव्यू करो फिर। जब हमने यहां से एक्सपांड किया था तो आंसर क्या आया था? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 1, तो ये सही लिखा मैंने। और माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता। अच्छा, तो माइनस 4 इंटू 2, यहाँ 8 लिखना था बेटा, 8। ओके जी, ओके, तो वैल्यू 2 ही आएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप अलग अलग रो या कॉलम से करेंगे तो आंसर अलग आ जाए। तो यहाँ पर भी वही आया, देखो 3 माइनस 9 प्लस कितना आया, ये 9, तो आंसर यहाँ से भी 2 आया। देखो, तो आप किसी भी रो या कॉलम से करेंगे सेम आएगा। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब ये इसका क्या आंसर है बी पार्ट का? 6AB। तो वो वाली बात जो मैंने कहीं पर बोली थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, वो भी वेरीफाई हो रही ना? इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इजंट इट? Yes sir, product of diagonal. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे या लोअर ट्रायंगुलर या जनरल ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में मैंने क्या बोला था? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ देखो, अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो तो क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम में 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट तो 0 है, तो 0 से उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बनेगा, तो इसका एक्सपेंशन देगा a मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? C11। व्हाट इज C11? 6b। आ गया a b इंटू 6, तो 6 इंटू b इंटू a, इट इज क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो देयर इज वही एक लाइन की डेफिनेशन है, उसी को फॉलो करना। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? 0 आएगा। 0 आएगा। क्या किया आपने, जल्दी बोलो। कॉलम 1 के अलोंग कर लेंगे ना, उसमें सारे एलिमेंट 0 है। हाँ जी, अल्फा बीटा गामा रूट है एफ एक्स का, तो इसका मतलब एफ अल्फा भी 0 आएगा, एफ बीटा भी 0 आएगा और एफ गामा भी 0 आएगा। रूट्स की डेफिनेशन यही होती है। और तीनों 0 हो गए तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट तो 0 ही हो गए। अब जब फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 0 हो गए तो आगे मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, Yes sir. उसी क्योंकि के apply. अगर मैं इससे एक्सपेंड करूंगा तो एलिमेंट 0 है, को फैक्टर कुछ भी हो, 0 इंटू को फैक्टर इज 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट करो। ये 2 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 2.5 मिनट है, मतलब 5 मिनट में आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी करिए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ p q r are three real numbers such that p plus q plus r is not zero, there are three real numbers given whose summation is non-zero, then evaluate the determinant of matrix this and show that it does not vanish. The value of this determinant of this matrix cannot be zero unless and until p equal to q equal to r. तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा. लेट अस इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? तो आप एक्सपांड करेंगे, है ना, एक्सपैंड करेंगे, किसी भी एक रो या कॉलम से एक्सपैंड कर दो. फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हो तो व्हाट डू यू गेट? p मल्टीप्लाइड बाय So 3PRQ minus PQ minus Q RQ माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू टाइम्स, यहाँ माइनस क्यू क्यों आया? क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव ऑफ माइनर होता है, तो माइनस क्यू टाइम्स, तो ये और ये हटा देंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस आर पी, क्यू स्क्वायर माइनस आर पी. मैं जब हम इसके बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम लोग किसको कौन दिखना चाहिए आपको? इसका माइनर के लिए आपको ये सिर्फ ये दिखने चाहिए, और यहाँ पर मेन डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करना है. एंड प्लस आर इंटू, बोलो प्लस आर इंटू क्या आ रहा है बेटा? दिस आर इंटू, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात हो रही है. हाँ बोलो. ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, दिख रहा है क्या? पी क्यू माइनस आर स्क्वायर. अब जब यहाँ तक आ गया, अब क्या करना है? अब इसको एक्सपेंड करके देखो तो क्या आ रहा है? ये माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब, तो नेगेटिव कॉमन ले लो तो आ रहा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 टाइम्स पी क्यू आर. बोलो हाँ या ना? क्लियर है? यस सर. अब आगे बताइए फिर. आगे बोलो. पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर आ गया, और बोल रहे हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो नहीं है. तो आपको ये प्रूव करना है कि ये नंबर की वैल्यू जीरो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पी और क्यू और आर इक्वल ना हो जाए. कैन यू रिकॉल द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के करते समय भी किया था, और पहले भी मैंने बताया था. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन क्या होता है? a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab. वेरी करेक्ट. ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी. तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा नेगेटिव ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी. अब इन्होंने बोला कि ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो, एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए कैन बी जीरो if and only if p square plus q square plus r square minus pq minus qr minus rp is zero. इसको तो परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक हो जाएगा. हाँ बिल्कुल सही. तो इसको ये जीरो होने का मतलब है कि हाफ ऑफ 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर 2r स्क्वायर 2pq 2qr 2rp जीरो, एंड देयरफॉर हाफ ऑफ क्या आ जाएगा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एंड समेशन ऑफ स्क्वायर जीरो कब होंगे? जब हर एक टर्म अलग अलग जीरो हो जाए. ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब तीनों नंबर्स
इक्वल हो जाए, P इक्वल टू Q इक्वल टू R हो जाए, दैट्स इट। क्योंकि P प्लस Q प्लस R नॉन जीरो दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता तब दो कंडीशन आती, या तो P इक्वल टू Q इक्वल टू R हो जाए, या तो P Q R तीनों नंबर का सम जीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट वैनिश कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वो बहुत सिमिलर ही है, ये दूसरे वाले फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुआ कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिनका पर्पस, जैसे अब इसको, इसमें तो कुछ नहीं है, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो एक ही फर्क है ना, यू वी डब्ल्यू यू एंड डब्ल्यू वी यू जो है वो नहीं दिया था मैंने, डब्ल्यू यू वी, इसके जगह पे 111 दे दिया। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना इस वाले को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी u टाइम्स w माइनस वी, नहीं w माइनस u एंड माइनस v टाइम्स, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, v माइनस u एंड प्लस w टाइम्स चाहे मैं थर्ड रो से ही नहीं कर देते ज्यादा v से। माइनस w, चाहे जहां से करो एक ही बात है। हाँ थर्ड रो से कर लो तो भी बिल्कुल सही बात है, v माइनस w। तो ये एक्चुअली आएगा, देखो तो क्या आएगा, नेगेटिव कॉमन ले लो तो आएगा u स्क्वायर, यहाँ आएगा v स्क्वायर, यहाँ आएगा w स्क्वायर आएगा, माइनस यू वी माइनस वी डब्ल्यू माइनस यू डब्ल्यू, फिर तो वही आ गई ना, इट इज नेगेटिव हाफ टाइम्स u माइनस v का होल स्क्वायर प्लस v माइनस w का होल स्क्वायर प्लस w माइनस u का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का समेशन है तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि बाहर माइनस। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन में इश्यू नहीं है। अब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो है ये, या डिटर्मिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, एप्लीकेशंस क्या है, तो फटाफट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में सबसे पहला जो एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट का था, जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट का इन्वेंशन हुआ, वो था, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक मैथमेटिशियन थे क्रैमर, उन्होंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल किया, बट डिटर्मिनेंट का जो ओरिजिन है वो क्रैमर से भी काफी पहले, हैमिल्टन एंड केली वेर टू मैथमेटिशियंस जिन्होंने मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया और डिटर्मिनेंट का भी साथ के साथ कॉन्सेप्ट दिया। तो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट और वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, ये चारों आइडियाज जो है कॉन्टेम्परेरी है, एक ही साथ लगभग कुछ 10 to 50 ईयर का टाइम स्पान में ये सारे आइडियाज जो है मेच्योर हुए। तो आप देखोगे इन सभी आइडियाज में एक बात कॉमन है कि दैट वाज द टाइम व्हेन मैथमेटिशियंस वर ट्राइंग टू जंप फ्रॉम स्केलर्स टू वेक्टर्स। वो स्केलर से नंबर्स को पहले स्केलर मानते थे, फिर धीरे धीरे नंबर का साइन का कॉन्सेप्ट आया, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो नंबर को वेक्टर माना जाने लगा। और वहां से जब नंबर के साथ वेक्टर सेंस आया तो वहीं से अरेंजमेंट का सेंस है, डायरेक्शन का सेंस आया तो अरेंजमेंट का सेंस आया, तो वहीं से आपका मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया, मैट्रिसेस की रोज को वेक्टर जैसा ट्रीट किया जाने लगा, परम्यूटेशंस को वेक्टर जैसा ट्रीट करने लगे, और फिर वहीं से डिटर्मिनेंट और ये सारे, मतलब एक एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम है जो बहुत प्रोडक्टिव रहा है मैथमेटिक्स का, पूरा एक ओवरहॉलिंग हो गई मैथ्स की। तो ये वाला जो एप्लीकेशन है ये तो अभी हम नहीं करेंगे, इस चैप्टर के एंड में करेंगे, पूरा इस पर एक पूरा आर्टिकल ही है ना। दूसरा एप्लीकेशन क्या है जी, टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जिसके वर्टिसेस नोन है। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया भी था, क्या बताया था कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको दिया हुआ है x1 x2 x1 y1 is A and x2 y2 is B and x3 y3 is C, तो इसका एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से देखोगे तो एरिया जो आएगा
वो आता है 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, जिसके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो के एलिमेंट क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 and fill the rest. थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करके जब इसका मॉड लिया गया, ये डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया पहले और फिर उस नंबर का मैग्नीट्यूड लिया गया, तो एरिया के इक्वल आता है। आप अभी प्रूफ कर सकते हो बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अब आपको आता है। अगर इसको एक्सपैंड करो तो क्या आएगा जरा बताओ, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करके बताओ जरा, तो क्या आएगा? हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, बोलो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करो, x1 इंटू y2 माइनस y3, ये प्लस है, माइनस x2 इंटू, बोलो, y1 माइनस y3 एंड प्लस x3 इंटू y1 minus y2. y1 माइनस y1 माइनस y2। अब ये जो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, y1 माइनस y3 का y3 माइनस y1 हो जाएगा। और यही तो स्टेयर फार्मूले से भी आता था, यही आपका 10वीं वाला फार्मूला भी था। तो ये है डिटर्मिनेंट के टर्म्स में एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दीज टू। ये दो ट्रायंगल से जल्दी से एरिया निकलो। इस ट्रायंगल के एरिया बताओ और फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ इट इज गिवन दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एरिया क्या आएगा? 2 5 1 4 8 1 3 4 1, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बता जल्दी से, क्या है? वन बाई टू टाइम्स 2 इंटू, यहाँ से कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ, या यहाँ से छोड़ो, चलो यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, कॉलम 3 से एक्सपैंड कर देते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 16 माइनस 24, बोलो, माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 8 माइनस 15, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 16 माइनस 20, है ना? 2 8 जा 16 माइनस 4 5 जा 20, और फिर इवेल्युएट करके आंसर लिख दो। क्या आ रहा है भाई आंसर? 1/2 टाइम्स मॉड, ये कितना है? -8, ये कितना है? +7, और ये कितना है? +4 या -4? आंसर कितना है? आंसर कितना है? हाँ या ना? बोलो। यस। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 2,5 और 4,8 से पास कर रही है, उसका इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास करे हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से लिखना है।
तो क्या करूंगा, मान लो ये पॉइंट y जगह a आ जाएगा और x से y3 की जगह b आ जाएगा, फिर डिटरमिनेंट 0 हो। हाँ, तो एक तीसरा पॉइंट इस पर P ले लो x, y, और बोलो कि भाई एक्स वाई अगर इसी लाइन पर लाई कर रहा है तो ए बी और पी कोलिनियर होंगे। भाई सर बी पार्ट जैसा ही हो गया कोई हाँ, कोई ए बी area- पी कोलिनियर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो आप ये से लिख देंगे क्या, एक्स वाई 1 एंड 2 5 1 और 4 8 1 का हाफ टाइम्स 0 होगा। तो भाई हाफ ऑफ समथिंग 0 मतलब दैट समथिंग 0, हाफ लगाने का जरूरत भी नहीं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहे हो या कोलिनियरिटी की बात कर रहे हो तो ये चीज 0 होगी। अब ये 0 होगी तो आगे ये डिटर्मिनेंट इक्वेशन हो गया लाइन का इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड करके लिखना है तो x इंटू 5 माइनस 8 तो -3x और माइनस वाई इंटू वाई का कोफैक्टर क्या आ रहा है बोलो, -2 एंड प्लस 1 इंटू दिस इंटू क्या आएगा, ये गया और ये गया, क्या है 16 माइनस 20 -4 इक्वल टू 0। तो आ गया तुम्हारा -3x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया विच इज पासिंग थ्रू दिस। बट इसके लिए हमने सीधे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, वी डिडंट यूज स्लोप, वी डिडंट यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, सीधे कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम यूज करते हैं, और खास करके जब ट्रायंगल के वर्टिसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। जैसे मान दे कि एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है ए स्क्वायर माइनस बी कॉमा बी स्क्वायर माइनस सी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी कॉमा सी स्क्वायर माइनस ए, इस तरह से अगर वर्टिस ए क्यूब बी क्यूब ऐसा, तो ऐसे केस में अब उसका एरिया निकालना है तो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमारे पास ऑप्शन होगा कि उसको इवेल्युएट करने के लिए हम ऑपरेशंस यूज कर सकें। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का जो आप लोग फिजिक्स में काफी हद तक यूज करते हो, हम लोग आगे वेक्टर्स में यूज करेंगे, टू डिटरमिन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। In order to find the cross product of two vectors a and b, मान लो एक वेक्टर a है ax i cap ay j cap az k cap और bx i cap by j cap bz k cap, तो इसके डिटर्मिनेंट, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b, वो जब आप कैलकुलेट करते हो ना तो वो जो आता है वैल्यू वो आपका डायरेक्ट मिलेगा ऐसे, अगर आप एक डिटर्मिनेंट लिखो जिसका फर्स्ट रो का एलिमेंट है आई कैप जे कैप एंड के कैप, सेकेंड रो विल बी द फर्स्ट लेफ्ट वेक्टर, इस वेक्टर के कंपोनेंट, इस वेक्टर के कंपोनेंट हमारे सेकेंड रो फॉर्म करेंगे क्या, ए एक्स ए वाई ए जेड, और राइट वाले वेक्टर का कंपोनेंट जो है वो थर्ड रो होगा, बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वही क्रॉस प्रोडक्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इसका, फाइंड ए क्रॉस बी फॉर द गिवन पेयर ऑफ वेक्टर्स, ये दो पेयर ऑफ वेक्टर है, ए क्रॉस बी निकाल के बताओ जल्दी से, क्विक। ए क्रॉस बी क्या आएगा इन दोनों वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या आएगा ए क्रॉस बी बताओ भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या, इवैल्यू एक्सपेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ए क्रॉस बी निकालो। आई कैप जे कैप के कैप 1 -2 3 2 -3 1, एक्सपांड करो, फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आई कैप के साथ क्या आ रहा है, -2
प्लस 9, 7i कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप ये माइनस है बिकॉज को फैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, इंटू माइनर लिखो, इसका 1 माइनस 6 है, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 6 प्लस के कैप के साथ क्या आएगा, के कैप, तो के कैप के साथ प्लस -3। अब देखो ये जो को फैक्टर निकालना है ना, को फैक्टर छोड़ो, माइनर निकालते समय आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। ये वो पॉइंट है जिसमें आपको गुणा भागा करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक लेवल का बच्चा और एवरेज लेवल का बच्चा और रैंक 1 टाइप का बच्चा सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल बात है, इसमें दिमाग लगाने का तो कुछ है नहीं। जब अक्ल लगाने का कुछ नहीं है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बात इंश्योर करेगी कि तुम गलत करोगे या सही करोगे, वो है तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारा फोकस, कितना फोकस्ड हो और कितना पेशेंस तुम्हारे अंदर में है। तो अच्छे बच्चे गलतियां कर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, तो थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, तो कभी माइनस मिस हो जाता है, कभी प्रिंसिपल माइनस ऑफ के बजाय ऑफ माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो उसका वो गलतियों के लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, इसलिए बी पेशेंट एंड बी वेरी वेरी फोकस्ड। तो ये क्या आया भाई, इसके लिए क्या आया, ये और ये गया तो -3 + 4 एंड गेट मी द फाइनल आंसर। क्या आया, 7i कैप प्लस 5j कैप, हेलो, प्लस के कैप, ठीक है, कितना, ये कितना था लास्ट, 4 था ना सर, 1 हो गया ना। के कैप। ठीक है जी। तो अब कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होगा तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखते समय डिटर्मिनेंट का यूज करना और डायरेक्ट लिखना क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 वेक्टर्स हैं, एक और लास्ट पॉइंट लिख करके फिर आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं। 3 वेक्टर्स है, मान लो 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, और वो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है सच दैट वो स्केलर हो। तो कुछ ऐसे लेते हैं, ऐसे कि मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। तो पहले हम 2 वेक्टर का क्रॉस करते हैं जिससे आपको एक वेक्टर मिलता है, और वो वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट लेकर के स्केलर आना चाहिए, इसलिए डॉट लेते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को बॉक्स ए बी सी से भी डिनोट करते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी इसका मतलब क्या है, अभी इसका सीधा सा मतलब है कि ए वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो किसके साथ में, आई कैप, जे कैप, के कैप, B1, B2, B3 ये कंपोनेंट ऑफ B है, और C1, C2, C3 ये कंपोनेंट ऑफ C है। अब इसका मतलब है कि आप A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप जो A वेक्टर था, इसका डॉट आप ले रहे हो C11 आई कैप प्लस C12 जे कैप प्लस C13 के कैप, समझ रहे हो ना। इसका कोफैक्टर C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका C13। जब आप डॉट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट लेना तो तुम्हें आता है, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, क्या आएगा बेटा, आएगा A1 इंटू C11 प्लस A2 इंटू C12 प्लस A3 इंटू C13 आया। अब मुझे एक बात बताओ, आई कैप इंटू C11, जे कैप इंटू C12, के कैप इंटू C13, इसकी जो वैल्यू है वो ये डिटर्मिनेंट है। जहां आई कैप था, आई कैप की जगह आ गया A1, जे कैप की जगह आ गया A2 और के कैप की जगह आ गया A3। तो इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट C11, C12, C13 तो सेम है, तो इसकी वैल्यू को हम एक डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं। और वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा, ये वाले डिटर्मिनेंट में आई कैप, जे कैप, के कैप की जगह लिख दो A1, A2, A3, तो आएगा A1
A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। तो ये जो है इसको बोलते हैं STP, तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू। कैसे आएगा? तो तीनों वेक्टर को लेफ्ट टू राइट चलो, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ, पहले वेक्टर का कंपोनेंट से फर्स्ट रो, मिडिल वेक्टर के कंपोनेंट से सेकंड रो एंड राइट मोस्ट वेक्टर के कंपोनेंट से थर्ड रो बनाओ। फिर वो 3/3 के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लो और वही उस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन मतलब ये फार्मूला आ गया, तो इस फार्मूले से एक सेट ऑफ तीन वेक्टर मैं दे रहा हूं, उसका STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के जल्दी से मेरे को बताओ। फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर दीज थ्री वेक्टर्स, क्विक, जल्दी कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। तो आज हम लोगों ने बेसिकली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना और एक्सपेंशन की प्रैक्टिस करी है। मैंने मतलब डिफरेंट तरीके से कुछ सवाल दे करके ऐसा किया है कि कम से कम 10-12 डिटर्मिनेंट्स को आपने फोर्सिबली एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज किया और उसका आंसर निकाला। तो लेकिन इस पूरे डिटर्मिनेंट के टॉपिक में हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं उसमें मोर देन 99% केसेस में एक्सपेंशन नहीं करना, विदाउट एक्सपेंशन इवेल्युएशन करना है डिटर्मिनेंट का। तो वो तभी हम कर सकते हैं जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कर ले। तो हमें एक लेक्चर तुरंत लेना पड़ेगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी बताएं। तो जो संडे का लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पहले में सीखेंगे और उसके बाद एक्सपेंशन, मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम हम तभी कर पाएंगे अच्छे से। जैसे इसका आंसर तो आ गया, एक्सपेंशन करके आपने निकाल ही लिया होगा। क्या आया? 1 5 -2 3 एंड 2। इसमें ये ध्यान देना कभी कभी ना IJK का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो वो ऑर्डर सही करने के बाद देखना। 2 -3 -1 एंड 1 -1 1 और फिर इसका एक्सपेंशन करना है डेल्टा। तो आएगा 1 इंटू यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो 1 इंटू 2 + 9 माइनस ऑफ दिस, तो +1 इंटू this into this, -1 -6 and +1 into this into ये गया और ये गया, तो -3 + 4 and then if you calculate it is 11 -7 and +1, 12 - 7 is 5। तो जिसने भी बोला था बिल्कुल सही बोला। तो this was about what is determinant, what is the value of determinant for 2/2, for 1/1 order as well as for any order determinant। किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 और हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? किसी भी रो को कंसीडर करो एंड इट इज यू consider the elements of the row, multiply the elements by their cofactor and add the products obtained, that is called value, and that value remains same irrespective of whether you are expanding it with any row or any column। फिर what is minor and what is cofactor, ये सारी बातें आप लोगों ने आज डिस्कस करी है। एक तरह से ये बोलो कि इसको पहले भी एक बार बताया था, उसको हमने रिवाइज कर लिया सारा, ठीक है। और फिर उसका एप्लीकेशन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में हम इसको यूज करेंगे। मतलब समझ लो कि यू कैन नॉट डू वेक्टर अलजेब्रा, नाइदर यू कैन डू 3D ज्योमेट्री विदाउट डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट करेंगे, अच्छी तरह से डिटर्मिनेंट आ जाएगा तभी हम वो टॉपिक्स कर सकते हैं, उसमें हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट यूज होगा। तो ठीक है जी, आज का डिस्कशन को हम लोग यहीं पे समराइज करते हैं, कर दे? यस सर। ओके,
तो ऐसा करते हैं बेटा कि बिकॉज देखो आज जो डिस्कस हुआ उस पर अभी आप क्वेश्चन तो ज्यादा कर नहीं पाओगे, है ना? तो एक एक लेक्चर और ले लें। सर मतलब कल कह रहे हैं आप? हाँ, छोटा सा लेक्चर है, मतलब एक ऐसा लेक्चर ले लें कल इवनिंग में या मॉर्निंग में, जब तुम लोग कंफर्टेबल हो, अगर पॉसिबल है तो। जिसमें मैं चाहता था कि वो शुरू का जो 9 to 10 प्रॉपर्टीज है ना, हर प्रॉपर्टी हार्डली 4-5 प्रॉपर्टी तो 1-1 मिनट की है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर्टी 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रॉपर्टी जिसमें समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, रो इंटरचेंज वगैरह की प्रॉपर्टी है, और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी है। ये 4 प्रॉपर्टीज जब आप सीखेंगे तब उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रिड्यूस कर देते हैं और ट्रायंगुलर बना देते हैं। और फिर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो हर डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हुए हम इवेलुएट कर सकते हैं। ये सीखना बस, वो सीखने के बाद फिर आप अपना दिमाग लगाएंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। तो फिर आपको एक पूरा एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज ही ओपन हो जाएगा, उसको आप पूरा कर सकते हैं। बट अनलेस यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, देयर वोंट बी, यू वोंट बी गेटिंग मेनी क्वेश्चंस टू डू। बस बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको कर सकते हैं आप ऐसे ही एक्सपेंशन करके, और कुछ तो करना नहीं। तो अब एक्सपेंशन में क्या करोगे भाई, एक्सपेंशन तो सीख ही गए हो आप, तो इस पे तो आप प्रॉब्लम करोगे तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है एक्सपेंड करके करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो Yes. अगर आप स्पेयर करो 1 घंटे का एक क्लास छोटा सा, तो कल मैं लेना चाहूंगा। आई एम फ्री, आई कैन टेक इट इन द मॉर्निंग और आई कैन टेक इट इन द इवनिंग, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल। इवनिंग मतलब 7:30 के बाद, क्योंकि आई हैव टू गेट बैक, तो मैं चंडीगढ़ से लूंगा। और फिर मॉर्निंग, मॉर्निंग में कर लो। हाँ मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो 8 बजे के आसपास कर ले। Yes, 8 to sir, 9, 8 to 9 करो। 8 to 9। साकेत, सभी लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. तो फिर ना वो टाइम पे छोड़ देना थोड़ा, वो गौरव सर की भी क्लास है ना ऑफलाइन कल। कितने बजे है? तो मतलब उनकी है तो लेट ही है, लेकिन फिर वहाँ पे वो पहले बुला देते हैं कि डीपीपी कंडक्ट 9:30 पे पहुंचना होता नहीं नहीं, मैं 9 बजे शार्प छोड़ दूंगा, 8 बजे शार्प स्टार्ट कर लूंगा। है। हाँ जी सर। शार्प 8 स्टार्ट करेंगे और शार्प 9 छोड़ देंगे फॉर श्योर। ठीक है सर। फिर ठीक कोई है, बात नहीं। तो होपफुली किसी सर को दिक्कत नहीं। सर पर मैं से लगा नहीं पाऊंगा सर फिर कल की क्लास ना सर, क्योंकि मेरे को सर 10th को जाना है सर आउट ऑफ स्टेशन, तो मतलब टेस्ट है ना सर एक, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है सर कल। है? यस सर। सर तो सर कल कल की क्लास में लगा पाऊंगा सर कल, और फिर सर शाम को भी सर मैं लेट ही, मतलब मैं 7 बजे के आसपास ही पहुंचूंगा सर, तो फिर 10th की भी क्लास मिस आउट हो जाएगी। चलो तुम मेरे से बात करना, देखेंगे उसको। तो नहीं लगाओगे तो मैं वो लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है सर। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुब्रत भी 10th में है? हाँ बेटा। सुब्रत भी 10th में है सर? कौन सुब्रत? सुकृत? सुकृत राणा। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, ही इज इन +2। ओके, सो कैन वी क्लोज द कॉल? यस सर। ठीक।